नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिया चौहान स्वागत करती हूँ आप सभी का परीक्षा बिंदु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी आईसीटी की थर्ड यूनिट चल रही है और थर्ड यूनिट में हमने बात की थी आईसीटी की उपयोगिता या हम बोल सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आईसीटी या संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता के बारे में हम बात कर रहे थे। उससे संबंधित मैंने सबसे पहला जो पार्ट बताया कि जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो ईमेल को यूज़ किया जाता है, ईमेल सर्विस को यूज़ किया जाता है। क्योंकि यूज़ेज़ में हमें या एप्लीकेशंस में हमें बताना है कि संचार प्रौद्योगिकी में हम कौन-कौन सी एप्लीकेशन या उसके यूज़ेज़ कहाँ-कहाँ हैं, कैसे-कैसे हम उसे यूज़ करते हैं। जैसा कि आज सब आप सबको पता है कि आज हर एक चीज़ का डिजिटलाइज़ेशन हो चुका है और डिजिटलाइज़ेशन होने की वजह से हर एक क्षेत्र में, चाहे वो बैंकिंग क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो सरकारी किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो, हर एक क्षेत्र में किसका यूज किया जाता है? हर एक क्षेत्र में डिजिटलाइजेशन का ही यूज किया जाता है। और ये डिजिटलाइजेशन किसकी वजह से संभव है? तो ये डिजिटलाइजेशन है, ये संभव हुआ है सूचना प्रौद्योगिकी की वजह से या संचार प्रौद्योगिकी की वजह से, जिसमें हम इंटरनेट के माध्यम से सारी की सारी सूचनाओं को, सारे के सारे कार्यों को घर बैठे हुए कर सकते हैं। चाहे वो हमारे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे वो हमारा बैंकिंग से संबंधित हो, चाहे वो हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह शेयर करने से संबंधित हो, चाहे वो हमारे विचारों की अभिव्यक्ति हो या फिर सरकारी किसी भी प्रकार से शासन को चलाना हो। आज हर एक काम है वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इंटरनेट से कनेक्ट करके ही घर बैठे हुए ही आप सारी सुविधाओं का फायदा ले सकते हैं। और उन्हीं में आज जो हम बात करने वाले हैं वो ई बैंकिंग की बात करने वाले। ई बैंकिंग यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। देखिए, एक समय था जब आप बैंक की सुविधा प्राप्त करने के लिए या बैंकिंग सर्विसेज लेने के लिए आप बैंक में जाते थे। वहां जाकर के आप घंटों लाइन में खड़े रहते थे और वहां पे जाकर के आप अपना काम करवाते थे। लेकिन आजकल आप सबको पता है कि इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से या ई वॉलेट के माध्यम से आप क्या करते हैं, किसी भी समय कहीं पर भी बैठे हुए अपने पूरे के पूरे बैंक को एक्सेस कर सकते हैं, अपना ट्रांज़ैक्शंस कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। यानी कि आप बैंकिंग से संबंधित किसी भी प्रकार की सुविधा है, वो विदिन अ सेकंड, यानी कि चुटकियों में आप घर बैठे हुए अपने लैपटॉप, अपने मोबाइल फ़ोन या अपने पामटॉप वगैरह या अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर वगैरह के माध्यम से आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। जब हम ई बैंकिंग, इसे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग बोल सकते हो आप। इसमें इलेक्ट्रॉनिक, जब हम इसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जब हम बैंक को यूज़ करते हैं या बैंकिंग की सर्विसेज़ को जब हम यूज़ करते हैं, तो उसे हम इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट करते हैं। इसलिए हम इसे इंटरनेट बैंकिंग भी बोल सकते हैं। चूँकि ये जो इंटरनेट का जो काम होता है, ये ऑनलाइन माध्यम से होता है, इसलिए हम इसे ऑनलाइन बैंकिंग भी बोल सकते हैं। देखिए, जब भी हम इंटरनेट का उपयोग करके जितनी भी बैंकिंग से संबंधित सुविधाएँ लेते हैं, तो उन्हें आप ई-बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग कुछ भी नाम दे सकते हो। चूँकि जब हम मोबाइल के माध्यम से इसकी बैंकिंग की सुविधा लेते हैं, तो उसे मोबाइल बैंकिंग भी बोल सकते हैं। देखिए, अब इससे संबंधित कुछ टर्म्स होती हैं। जब हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फंड का ट्रांसफ़र करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जब हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, तो उसे बोला जाता है ईएफटी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो आप उसे बोल सकते हैं ईएफटी। क्या बोल सकते हैं आप उसे? आप उसे ईएफटी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप उसे? आप उसे ईएफटी बोल सकते हैं। ठीक है? क्या बोल सकते हैं? ईएफटी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब देखिए, ईएफटी में कौन-कौन सी सुविधा होती है? एक होती है एनईएफटी, यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। एट द सेम टाइम कहीं पर भी बैठे हुए नेशनल लेवल पे फंड का ट्रांसफर कर सकते हैं या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसे भेज सकते हैं। ये हो गया एनईएफटी। फिर बात आती है आरटीजीएस की, यानी कि रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट का मतलब होता है, जैसे ही मैंने यहाँ से पैसा भेजा, हैंड टू हैंड जाके सामने वाले के अकाउंट में एट द सेम टाइम, यानी कि उसी समय में, रियल समय में, जब मैं यहाँ से ट्रांसफर कर रही हूँ उसी समय में जाकर के उसके अकाउंट में ऐड हो जाता है। इसे बोला जाता है रियल टाइम ग्रोथ सेटलमेंट। फिर होता है आईएमपीएस, यानी कि इमीडिएट पेमेंट सिस्टम पेटीएम। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम पेटीएम। जैसे आप पेटीएम वगैरह के थ्रू आप पैसे करते हैं, आपने देखा होगा जब भी आप बैंक के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करवाने जाते हैं, पैसे किसी के अकाउंट में भेजते हैं, तो आप देखते हैं कि आपको बैंक वाले बोलते हैं कि 1 घंटा लगेगा, 2 घंटा लगेगा, आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा।
लेकिन अगर वही सुविधा आप इंटरनेट के माध्यम से, पेटीएम वगैरह के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से जब आप करते हैं, तो आप देखते हैं कि हैंड टू हैंड यानी कि इमीडिएट पेमेंट सिस्टम पेटीएम, यानी कि इमीडिएट उसी समय जैसे ही आपने पेमेंट किया, पेमेंट करते ही आपका पैसा हैंड टू हैंड दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर आपने सुना होगा भीम, यानी कि भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये भारत के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन सुविधा, जिस तरीके से पेटीएम होता है, फोन पे होता है, उसी तरीके से भीम भी एक भारत इंटरफेस फॉर मनी, यानी कि मनी ट्रांसफर के लिए एक एप्लीकेशन बनाई गई है, जिसे क्या बोला जाता है, भीम बोला जाता है, भारत इंटरफेस फॉर मनी। आगे बात करते हैं यूपीआई, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। देखिए, जब भी आप ये इमीडिएट पेमेंट करते हैं मोबाइल में एप्लीकेशन वगैरह के माध्यम से, तो आप यूपीआई के थ्रू करते हैं, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आपका एक यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है, एक यूपीआई आईडी होती है, उसके माध्यम से आप पेमेंट करते हैं। उसे बोला जाता है, यूपीआई को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस उसे बोला जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। फिर आपने सुना होगा इंटरनेट के माध्यम से आजकल, पहले आप शॉपिंग वगैरह करने के लिए, खरीदारी करने के लिए, सामान बेचने के लिए आप कहाँ जाते थे? बाजार में जाते थे, यानी कि बाजार से वे सुविधा प्राप्त करते थे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, या आप बोल सकते हो कि इंटरनेट के माध्यम से अब जो बाजार है वो सिमट करके आपके मोबाइल, आपके इंटरनेट, या आप बोल सकते हैं कि आपके घर तक आ चुका है। आप इंटरनेट का यूज करके आप अपनी किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि, चाहे आपको व्यवसाय बिजनेस करना हो, या आपको सेलिंग करनी हो, या आपको परचेज करना हो, आप किसी भी प्रकार की जो सुविधा है वो आप हैंड टू हैंड घर बैठे हुए ले सकते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेट के माध्यम से आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज करके जब खरीदने और बेचने का, बाजार से संबंधित वस्तुओं को खरीदने और बेचने का जो कार्य करते हैं, उसी को ही क्या बोला जाता है? ई कॉमर्स बोला जाता है। ठीक है, ये होता है ई कॉमर्स। अब देखिए ई कॉमर्स में कैसे कैसे होता है। एक होता है बी टू बी, बी टू बी यानी कि बिजनेस टू बिजनेस। इसमें दो बिजनेस करने वाले लोगों के बीच में सामानों की खरीद और बिक्री होती है। यानी कि आप ये समझ सकते हो, जिस तरीके से आपने दुकानें देखी होंगी ना, कि जो छोटी दुकानें होती हैं उनके पास सामान कहाँ से भेजा जाता है? बड़ी दुकानों के द्वारा भेजा जाता है। यानी कि जहां से आप रिटेल में सामान लेते हो, वहां पर जो प्रोडक्ट है वो कैसे सप्लाई किया जाता है, उत्पाद किसके द्वारा सप्लाई किया जाता है? बड़े बिजनेसमैन के द्वारा सप्लाई किया जाता है, होलसेलर के द्वारा सप्लाई किया जाता है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में होता है कि यहाँ पे दो बिजनेस करने वाले लोग हैं, वो एक ही स्थान पर आकर के, जैसे मान लो मैं भी एक बिजनेस करने वाली हूँ, लेकिन मेरे पास कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, और एक बड़ा बिजनेस करने वाला है जो सामान का प्रोडक्शन करता है, तो मैं क्या करूंगी? मैं उससे ऑनलाइन सामान खरीद लूंगी, अपने यहाँ डिलीवर करवा लूंगी, और फिर सामने वाले को मैं सेल कर दूंगी। या फिर कई बार क्या करते हैं कि मैंने सामने वाले की एप्लीकेशन पे मैं गई, मैंने बिजनेस के लिए रजिस्टर्ड किया, और मुझे जिसको भी वो सामान बेचना है, मैं उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करके उसके अकाउंट में, उसके एड्रेस पे भिजवा दूंगी। जो पैसा है वो एप्लीकेशन में आएगा, और उसमें से जो प्रॉफिट है, उसका प्रॉफिट का पार्ट मेरे अकाउंट में एक लिमिटेड समय होता है, उसके बाद मुझे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर मैं आपको इसका एग्जांपल बताऊं, तो आजकल ये मीशो मीशो ने जब शुरू किया था, तो मीशो में दो ऑप्शन आते थे। बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि या तो आप कस्टमर हैं तो आप सीधे सामान खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप मीशो भी एक बिजनेस कर रही है, और अगर आप भी बिजनेस करना चाहते हैं, तो मीशो से कोई भी सामान आप किसी भी अपने जैसे अपने जानने वालों को, पहचानने वालों को बेच सकते हैं। तो बेचने के लिए वो क्या करते हैं, आपको जितना भी अपना प्रॉफिट, मान लो कोई सामान 500 का है, लेकिन आपको वो सामान 550 रुपए में बेचना है, आपने उसमें 50 रुपए का अपना प्रॉफिट ऐड कर दिया। आपको आपने सीधे उनके एड्रेस पे वो सामान डिलीवर करवाया, और एक समय के बाद जो आपका 50 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसे कहा जाता है बिजनेस टू बिजनेस। और इसी में ही है इंडिया मार्ट, अलीबाबा डॉट कॉम, ये बिजनेस टू बिजनेस हो गए। फिर होते हैं बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि एक बिजनेस करने वाला कस्टमर, जैसे आप कोई सामान सीधा ऑनलाइन एप्लीकेशन से खरीदते हैं खुद के इस्तेमाल के लिए, वो हो जाता है बिजनेस टू कस्टमर। फ्लिपकार्ट वगैरह, अमेजोन वगैरह से आप जो सामान खरीदते हो अपने खुद के यूज के लिए, वो बिजनेस टू कस्टमर होता है। एक होता है कस्टमर टू कस्टमर, यानी कि एक ऐसी एप्लीकेशन बना दी जाती है जिसमें दो ग्राहक है, किसी को सामान बेचना हो, किसी को खरीदना हो, दो लोग आके मिलेंगे, दोनों ही बिजनेस पर्पज से नहीं कर रहे। जैसे मान लो मेरे पास एक स्कूटी है,
वो स्कूटी मुझे बेचनी है, लेकिन मैं स्कूटी के अच्छे दाम चाहती हूँ, लेकिन मेरा काम नहीं है कि मैं स्कूटी खरीदने और बेचने का काम करती हूँ। तो मैं ओएलएक्स पे जाऊँगी, मैंने बेची, जिसे खरीदनी है, जिसे वो रेट सही लग रहा है, उसने खरीद लिया। यानी कि मैं भी कस्टमर हूँ और जो खरीदने वाला है वो भी कस्टमर है, क्योंकि मैं भी कोई बिज़नेस नहीं कर रही और खरीदने वाला भी कोई बिज़नेस नहीं कर रहा। ये क्या हो गया? कस्टमर टू कस्टमर हो गया। आगे बात करते हैं। अगर हम किसी भी व्यावसायिक गतिविधि को करने के लिए स्मार्टफ़ोन का, टैबलेट का या फिर हम किसी भी प्रकार के डेस्कटॉप, कंप्यूटर वगैरह का, सिस्टम वगैरह का यूज़ करते हैं, है ना? इनका यूज़ करते हैं, ठीक है? और इसके माध्यम से जब हम बिज़नेस करते हैं तो आप उसे एम कॉमर्स भी बोल सकते हैं या मोबाइल कॉमर्स भी बोल सकते हैं। एम कॉमर्स या मोबाइल कॉमर्स भी बोल सकते हैं। चलिए। आगे बात करते हैं। एक होता है क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस। देखिए पहले क्या होता था कि पहले आप जब भी आपका मोबाइल है वो फुल हो जाता था तो आप क्या करते थे, या तो आप उस डेटा को अपनी दूसरी डिवाइस में ट्रांसफर कर लेते थे या आप उसमें ला करके एक एक्स्ट्रा एसडी कार्ड या मेमोरी कार्ड डाल देते थे जिससे कि आपके फोन में स्पेस हो जाए। लेकिन आजकल वो सुविधा खत्म हो चुकी है। आज मतलब सुविधा खत्म नहीं हो चुकी है, आजकल उस सुविधा को बढ़ा करके आपके लिए और ज़्यादा सुविधाजनक बना दिया गया है। यानी कि आजकल आपके लिए एक नई सुविधा आई है, एक नई सर्विस आई है जिसे आप बोल सकते हैं क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस। यानी कि अब जो आपका डेटा है, वो किसी मेमोरी कार्ड में सेव नहीं होगा। अब आपका डेटा किसी हार्ड डिस्क वगैरह में सेव करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जो भी डेटा सेव किया वो सीधा जाकर के सर्वर कंप्यूटर पे इंटरनेट के माध्यम से सेव हो जाएगा। जब भी आपको वो यूज़ करना है, एक्सेस करना है, आपके पास इंटरनेट की उपलब्धता होनी चाहिए और आप उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। जनरली आपने देखा होगा एप्पल वगैरह है, उसने आजकल मेमोरी का जो स्पेस है वो कम करके लैपटॉप वगैरह में वो मेमोरी का स्पेस कम देता है और वो सीधे कहाँ पे क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस देता है। उसके लिए आपको कुछ पैसे चार्ज करने होते हैं और वो कुछ पैसे चार्ज कर करके आप क्या कर सकते हो, उस स्टोरेज का फायदा ले सकते हो। इससे क्या होता है कि आपका जो डेटा है वो हमेशा सेफ रहता है। आपके पास डेटा फुल होने की या आपको एक्स्ट्रा मेमोरी की आवश्यकता नहीं होती। आपके पास इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। आप जब चाहें, जैसे चाहें उस डेटा को बैठे हुए कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है? तो इसे ही बोला जाता है क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस, यानी कि आपका डेटा सीधा जाकर के सर्वर कंप्यूटर पर सेव हो जाता है और इंटरनेट के माध्यम से आप उसको उपयोग कर लेते हैं। अगर मैं आपको इसके लिए एग्जांपल बताऊं तो गूगल ड्राइव आपने देखा होगा। मान लीजिए मैंने गूगल ड्राइव पे कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन नहीं, सॉरी, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइल, कोई भी डेटा अगर मैंने गूगल ड्राइव पे सेव किया है। गूगल ड्राइव जनरली आपने देखा होगा कि एंड्रॉइड फ़ोन्स में मिल जाती है। अगर मैंने गूगल ड्राइव पे कोई डेटा सेव किया है, तो वो जो मेरा डेटा है, उसे मैं कहीं पे भी मैं फ़ोन चेंज कर लूँ, मेरा फ़ोन चेंज हो जाए, जल जाए, गुम जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन जैसे ही मैं उसे अपनी ईमेल आईडी से, अपने जीमेल अकाउंट से, अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन करूँगी, वैसे के वैसे ही मेरा सारा का सारा डेटा मैं एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विस में जाके, यानी कि सीधे के सीधे सर्वर कंप्यूटर पर जाकर के सेव हुआ है। वो किसी भी हार्ड डिस्क में, किसी मेमोरी में सेव नहीं हुआ है, क्योंकि ये सब टेम्परेरी होती हैं। ये डिस्ट्रॉय हो सकती है, लेकिन अगर आपका डेटा सर्वर कंप्यूटर पर सेव हुआ है, वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। वो जनरली कभी चोरी नहीं होता, यानी कि वो सेफेस्ट वे है। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेमोरी स्पेस के लिए पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ा-सा चार्ज अपना स्पेस बुक करवाने के लिए देना होता है और आपका डेटा सेफ सिक्योर रहता है और आप उसे जैसे भी चाहे, जहाँ भी चाहे एक्सेस कर सकते हैं। बस आपको इंटरनेट आपके पास होना चाहिए। अब देखिए, मैं कुछ क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सर्विसेज़ के नाम दे रही हूँ, जैसे हमारा गूगल ड्राइव हो गया है। जैसे कौन-सा हो गया हमारा? गूगल ड्राइव हो गया है। देखिए, मैं यहाँ पे 2 नामों को हाइलाइट कर रही हूँ। एक मैं कर रही हूँ राज इवोल्ट और एक मैं कर रही हूँ राज ईमेक। मैं राज इवोल्ट और राज ईमेक को इसलिए हाइलाइट कर रही हूँ, क्योंकि राज इवोल्ट और राज ईमेक जो है, ये हमारे राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदान की गई क्लाउड बेस्ड स्टोरेज सुविधा है। यानी कि यहाँ पे जाके ये राजस्थान सरकार के द्वारा आपको क्लाउड स्टोरेज की सुविधा प्रदान की जा रही है। राज ईमेक और राज वोल्ट। गूगल क्लाउड है, ये एंड्रॉइड के लिए है। आई क्लाउड एप्पल का है। आई आते ही आप समझ जाते हो कि एप्पल से ही संबंधित। और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। फिर बात करते हैं सोशल मीडिया क्या है।
देखिए भई, अगर आपने सोशल मीडिया सुना है, देखिए वो सारे के सारे प्लेटफ़ॉर्म या वो सारी की सारी एप्लीकेशन जहाँ पर जाकर के आप अपने विचारों की, अपनी कला की अभिव्यक्ति करते हैं। जहाँ पर जाकर के क्या करते हैं आप अपनी कला की अभिव्यक्ति, अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं, अपने से संबंधित जानकारी को साझा करते हैं और अन्य व्यक्ति के द्वारा साझा की गई जानकारी को एक्सेस करते हैं या उनका जानकारी को आप प्राप्त करते हैं। वही सारी सोशल मीडिया कहलाती है। जैसे आपका फ़ेसबुक हो गया, टम्बलर हो गया, गूगल प्लस हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारे की सारे क्या है? ये सोशल नेटवर्किंग है। देखिए, अब सोशल नेटवर्किंग ने बहुत ज़्यादा कला को भी बढ़ावा दिया है। जैसे बहुत सारे व्यक्ति थे जो कमज़ोर तबके के, गरीब तबके के लोग होते थे, वो एक अच्छे लेवल पर नहीं पहुँच पाते थे। तो आजकल उन्होंने क्या किया, इसी सोशल नेटवर्किंग का, इसी सोशल मीडिया का फ़ायदा उठाया और उन्होंने अपनी कला की, अपने विचारों की अभिव्यक्ति इस माध्यम से करके देश, दुनिया, जनता, पूरे विश्व तक अपने विचारों को, अपनी कला को, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त किया है। ठीक है? चलिए, अभी तभी तो देखिए बहुत सारे लोगों की अगर आजकल बातें नहीं सुनी जाती हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि चलिए जाकर के इस बात को सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं। शायद इस बात को लोग जानें और आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बन गया है, जहाँ पर जाकर आपको अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए किसी की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। आप अपने विचार, अपनी कला, अपनी हर एक परफ़ॉर्मेंस की अभिव्यक्ति वहाँ पर जाकर के कर सकते हैं और हर व्यक्ति आपको वहाँ जान सकता है। तो ये सारे की सारी क्या है? ये संचार प्रौद्योगिकी की उपयोगिता ही है, ये उसके लाभ ही हैं, जिसकी वजह से आज मैं अपनी जो मेरी क्लास है, मैं उसे आपके सामने एक सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर, यूट्यूब पर शेयर कर रही हूँ और वहाँ से आप उस क्लास को देख पा रहे हैं। तो ये सब किसकी वजह से? यानी कि मैं भी तो सूचना आप तक पहुँचा रही हूँ। ये सब किसकी वजह से संभव हुआ? तो ये इंटरनेट की वजह से, सूचना प्रौद्योगिकी की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमसे जुड़ पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।